नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती है, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखा करें, पूरा देखा करें और रिवीजन करते हुए देखें, जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में। मैं ये डेली एश्योर करता हूं। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और इन्हें ज्वाइन करके आप इनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, अगर जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है जिसका नाम @ऑनली करंट अफेयर्स है, तो जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, नोटिफिकेशंस होती है, वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो आगे की ओर चलेंगे हम लोग और आज की फर्स्ट न्यूज को देखेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ये जो है आपका 75% रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा रही है। कहां पर? लोकल पीपल्स के लिए हरियाणा में। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये प्राइवेट जॉब्स के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपका ये मुद्दा है, तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों जगह आएगा, क्योंकि जो रोजगार से संदर्भित आपके सब्जेक्ट्स वगैरह है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी है, वो आपके इकोनॉमी का कोर पार्ट है, आपका डोमेन है, जो आपका जीएस पेपर 3 में। और उसके साथ ही इनिशिएटिव से ऐसे, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा जो है वो उसमें बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो वो आपका इंदिरा साहनी वगैरह जजमेंट आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है ना। तो उसके संदर्भ में आप पेपर 2 में भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर रेफरेंस क्या है? बहुत नॉर्मल सी चीज है कि अभी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है आपकी, कहां की? जो हरियाणा की है आपकी, तो उन्होंने जो स्थानीय जो आपके लोकल जो आपके वहां के क्या है लोग हैं, उम्मीदवार होंगे, उनके संदर्भ में एक जो है बिल को पारित कर दिया। उसका जो नाम है वो क्या है? हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020, ठीक है ना। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वहां के जो स्थानिक लोग हैं उनके लिए रोजगार के अधिक अवसर वहां पर क्या करना है? उपलब्ध कराना है। ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट की, वो किसके लिए उपलब्ध कराना है? जो वहां के क्या है, जो भी वहां के लोकल जो आपके कैंडिडेट्स होंगे, लोकल लोग होंगे। नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना। तो ये जो आपका रेफरेंस हो गया। और इसमें जो बात की जा रही है 75% जो आपकी नौकरियां हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो वहां के लोकल जो भी आपके मतलब जो भी निवासी होंगे वहां के स्थानीय, उनके लिए आरक्षण करने के लिए ये बिल आपका पारित किया गया, ठीक है ना। हर जगह आप देख रहे हैं इस तरीके की चीजें देखी जा रही है ना, बहुत सारे राज्यों में। तो यहां पर ये कहां कहां पर लागू होगा? तो प्राइवेट नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी कंपनीज होंगी, सोसाइटी होंगी, ट्रस्ट होंगी, जो भी आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की फर्म होती है ना, लिमिटेड जिसको कंपनीज बोलते हैं, उसका मतलब लाइबिलिटीज भी जो होती है उसमें वो लिमिटेड होती है। जितना स्टेक होता है उतना वहां पर क्या होती है, मतलब उनकी लाइबिलिटीज होती है। उसके अलावा पार्टनरशिप फर्म्स और उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर किसी मतलब कोई फर्म चला रहा है और वहां पर 10 या 10 से अधिक लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो उस तरीके की फर्म भी उसके अंतर्गत आएगी, जो प्राइवेटली कोई क्या कर रहा है, उसको ओन कर रहा है, मतलब वो प्राइवेट है, निजी हाथों में है। तो वैसे भी ये आपकी डेफिनेशन ही है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सारी जो ऐसी फर्म्स होंगी, कंपनीज आ जाएंगी। सिर्फ यहां पर गवर्नमेंट या जो भी आपका गवर्नमेंट के अंदर दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहे कोई जॉब हो वहां पर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, वहां पर इस तरीके का जो भी रिजर्वेशन होगा वो लागू नहीं होगा। नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और इसके जो मेन आपके बिल्स के जो आपके प्रोविजन है वो देखेंगे हम। तो यहां पर समझिएगा कि जो भी एम्प्लॉयर होगा, है ना, तो मतलब जिसकी मान लीजिए कंपनी है, कोई फर्म है ना, तो वो अगर एम्प्लॉइज को वहां पर रिक्रूट करेगा तो वहां पर वो प्रायोरिटी देगा भैया जो भी स्थानिक लोकल कैंडिडेट्स होंगे। तो जो भी टोटल सीट्स होंगे उसमें 75% वो सीट्स पे किसको मतलब एम्प्लॉय बनाएगा, किसको एम्प्लॉयमेंट देगा? तो वहां के लोकल पीपल को। नॉर्मल सी चीज है। और उनका जो मतलब बोल रहे हैं कि सच पोजीशंस हुज ग्रॉस मंथली सैलरी और वेजेस डज नॉट एक्सीड ₹50,000,
है ना। तो याद रखिएगा जो सैलरी हो या जो भी उनको वहां पर पेमेंट किया जा रहा है वो जो है 50,000 का बैंड बना के रखा उन्होंने कि अगर 50,000 से ऊपर की जॉब होगी तो वो उसके अंतर्गत नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये बताया जा रहा है यहां पर कि ये जो है इसमें एक बैंड बना दिए 50,000 का। तो कैसी पोस्ट जो है इसमें कवर की जाएंगी जिनकी जो सैलरी वगैरह जो होगी 50,000 से कम होगी, ठीक है ना। तीसरी चीज इसमें जो मतलब पिनलाइज करने का, जुर्माना वगैरह का भी प्रावधान है कि अगर ये जो आपका एक्ट है अगर इसके जो भी प्रोविजन है अगर उनका पालन नहीं किया गया उसमें तो उसमें 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है, जो भी है ना, जो भी मतलब वहां पर नियोक्ता है जो वहां पर जॉब वगैरह दे रहा है जिसकी फर्म है उसके ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो भी मतलब यहां पर कुछ जो है एग्जम्पशन भी दिया गया, छूट दिया गया है। मान लीजिए कि कोई योग्यता है या जो भी वहां पर एक्सपेक्टेड स्किल है, जो वहां पर वांछित कौशल है ना, तो उसके कारण अगर वहां पर जो भी कोई जॉब निकली तो जॉब के लिए एलिजिबिलिटी होती है। अब एलिजिबिलिटी का अगर क्राइटेरिया वहां के स्थानीय उम्मीदवार नहीं वहां पर पूरा कर पा रहे हैं तो फिर यहां पर जो भी कंपनी के जो भी आपके मालिक होंगे, नियोक्ता होंगे, तो फिर उनको थोड़ी छूट का मतलब वहां पर मतलब छूट वगैरह दिया जा सकता है। वो क्लेम कर सकता है कि भैया हमको छूट दो, जब लोग ही नहीं है स्किल तो हम कैसे यहां से स्थानिक लोगों को ले ले, क्योंकि एक मिनिमम जो भी किसी जॉब के अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्किल्स होती वो तो होनी चाहिए ना। तो नॉर्मल सी चीज है, ये सब देख जाइएगा आप, यही सब चीजें यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि एक डेजिग्नेटेड पोर्टल भी मतलब बनाया जाएगा और उसके अलावा उस पोर्टल में क्या किया जाएगा, ऑन विच लोकल कैंडिडेट्स एंड एम्प्लॉयर्स विल हैव टू रजिस्टर and the local candidates will not be eligible to receive the benefit until they register themselves on the designated portal। तो भैया पोर्टल इसलिए डेटा के लिए बनाया जाता है और काहे के लिए बनाया जाता है, जब डेटा ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा तो कैसे वहां पर इंटरेक्शन होगा। तो नॉर्मल सी चीज है, इसको भी देख लीजिएगा, बाकी चीजें मैंने डिक्टेट कर दीजिए, आप लोग पढ़ जाइएगा। अब इसमें जो है कंसर्न भी है कुछ, है ना, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो यहां पर कुछ चिंताएं बता रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो जो आपका आर्टिकल 16 है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत जो रिजर्वेशन का प्रावधान देखते हैं आप, आर्टिकल 15 में भी देखते हैं, 16 में भी देखते हैं, दोनों जगह है आपका, ठीक है ना। जो आपका RRCSP कहां पर है, जो आपका आर्टिकल कौन सा है, 15 है, मतलब रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स ऑफ जो आपका सेक्स है और प्लेस ऑफ जो बर्थ है उसके आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, है ना। और उसके अलावा जो आर्टिकल 16 है वो डायरेक्टली है कि भैया जो भी आपकी मतलब एम्प्लॉयमेंट वाला है ना, मतलब पब्लिक जो भी आपका डोमेन है जहां पर एम्प्लॉयमेंट वगैरह की अपॉर्चुनिटीज होती है तो वहां सबको इक्वल ट्रीटमेंट करना है। लेकिन यहां पर अपवाद है, एक्सेप्शन है कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं उनके लिए स्टेट जो है कुछ अलग से स्पेशल जो है व्यवस्था कर सकती है। तो उसी बिहाफ पे हर जगह इस तरीके की जो है आप इनिशिएटिव्स देखते रहते हैं, है ना। तो जो भी आपका सार्वजनिक जो भी रोजगार है उसके संदर्भ में ये आपकी चिंता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ये विधेयक जो है वो ओनली प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है ना, ये दावा कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद ये जो है आपका बोला जा रहा है कि ये इंडस्ट्रीज के लिए भी जो है बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है कि लोकलिज्म जो बताया जा रहा है, जो फॉर्म किया गया है ना, जिसको आधार बनाया गया है, तो उसमें जो डोमिसाइल की डेफिनेशन है वाज नॉट गिवन एज टू हु शुड बी कंसीडर्ड लोकल, टू दोज बॉर्न इन द स्टेट और टू दोज हु हैड स्पेंट 10, 20 और 30 ईयर्स हियर। कहने का मतलब इसमें जो है आपकी डेफिनेशन को जो है क्रिस्टल क्लियर नहीं किया गया कि भैया लोकल का मतलब क्या, कि या तो वहां पर पैदा हुआ हो या तो फिर 10, 20, 30 साल से वहां पर लगा हुआ, तो ये क्लैरिटी नहीं है वहां पर। तो इट इज नेसेसरी टू बी क्लियर इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द बिल। स्टेट्स कैन नॉट प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑन डोमिसाइल बेसिस, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव सच अ सिस्टम। तो डोमिसाइल के आधार पर जो है राज्य आरक्षण नहीं दे सकता, ऐसी कोई आधार नहीं है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ ऐसा जो है व्यवस्था नहीं है। नॉर्मल से चीज है। इसके बाद आर्टिकल 16 वाला जो आपका मैटर है वो मैंने बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट यही आपको टॉप प्रायोरिटी में सबसे पहले ये वाला पॉइंट दिखता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है। उसके अलावा यहां पर लिखा गया है ऑफिसर्स विल गो टू द फर्म टू चेक रिकॉर्ड्स, दिस कैन इंक्रीज ब्यूरोक्रेसी। तो बोल रहे भैया लाल फीता शाही जो है ना, जिसको रेड टैपिज्म बोला जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो उस तरीके की चीजें जो हैं वो यहां पर वैसी मनोवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि वहां पर जो
सुपरविजन का काम वो करेंगे, बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है ना, इसको लास्ट में ही लिखने लायक है। और इसके बाद मतलब जैसे हम पॉइंट लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा सबसे ऊपर आना चाहिए, उसके बाद के पॉइंट्स उसके नीचे आने चाहिए। उसके बाद इट विल बी डिफिकल्ट टू कीप इंडस्ट्रीज इन द स्टेट, इंडस्ट्रीज विल हेजिटेट टू कम हियर। सीधी बात है, अगर इस तरीके की बाउंडेशंस लगा देंगे तो जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, नए नए जो इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कहीं पर जो है सेटअप करने की, तो फिर वहां पर जो भी आपके कॉर्पोरेट्स होंगे, है ना, जो भी फर्म के मालिक वगैरह होंगे, तो आने से कतराते हैं इस तरीके की पॉलिसीज से, है ना, क्योंकि वो तो स्किल पे आपके ध्यान देंगे ना। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में फर्क क्या है? क्यों हमारे यहाँ एटीट्यूड बना हुआ है कि गवर्नमेंट हम नौकरी करेंगे, लाल बत्ती चाहिए? देखिए मैं एक ये चीज बता रहा हूं, ये एक तो कॉलोनियल मेंटालिटी है कि समाज में लोग देखेंगे कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, देखिए अंदर से चीजें होती है, आप इसको फील करके देखिएगा, बिल्कुल सही चीज बता रहा हूं मैं कि हम लोगों को वो चीजें अट्रैक्टिव, सैलरी इतनी थोड़ी है, सैलरी नहीं अगर आपको एक नंबर से कमाना हो तो यहां पर क्या होता है, एक बार नौकरी लग गई तो जीवन भर के लिए हम फ्री हो गए, क्योंकि इफिशियंसी हो या ना हो वहां पर जो है हम बने रहेंगे। आप देख भी रहे हैं रेगुलर जो रिपोर्ट आती है उसमें बताया जाता है कि जब यूपीएससी क्वालिफाई करके नए नए जो एस्पिरेंट्स जाते हैं तो उनकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है, फिर धीरे धीरे क्या है डिक्लिनेशन देखा जाना शुरू हो जाता है वहां पर, है ना, मतलब वहां पर क्या होता है, वहां पर अवनमन होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है, सारी चीजों में इफिशियंसी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, जब तक आपके पास ताकत है, जब तक आप जो है अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे तब तक आप कंपनी में रहेंगे, वरना कंपनी से आपको वो फायर कर सकता है ना, समझ रहे हैं, ये डिफरेंस है। तो प्राइवेट सेक्टर के लोग वैसे भी कैपेसिटी बिल्डिंग और जो आपकी स्किल, जो आपके पीपल होते हैं उनको ही वो हायर करते हैं, ठीक है ना, वहां पर कोई जो है सरकारी दामाद वाला जो है आपका फंडा नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आगे की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आपका कोविड-19 और जो आपका टिनिटस है, क्या बोला जा रहा है, टिनिटस है। तो यहां पर देखिए कोविड-19 हेल्थ से रिलेटेड है, पेपर 2 पेपर 3 कहीं भी एस्पेक्ट करिए, मैंने बोला सिलेबस अपने पास रखिए, सिरहाने रखिए, रोज उसको देखते हुए उठिए और उसको देखते रहिए, आराम से कुछ भी कर रहे हैं उसको देखते रहिए, उससे क्या है दिमाग में एक फ्रेमिंग होती है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कहां पर रखेंगे, है ना। और इसमें ज्यादा क्लिष्टता नहीं लाना, कौन से पेपर में है, कौन से पेपर में, क्योंकि किसी भी पेपर में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां पर एक नई रिसर्च जो है उसमें पाया गया है दैट जो आपकी टिनिटस है कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ कोविड-19 एंड द प्रॉब्लम ऑफ टिनिटस इज फर्दर एग्रावेटेड बाय कोविड-19। तो नॉर्मल सी चीज है ना, उसकी जो ये टिनिटस देखा जा रहा है उसकी समस्या के कारण कोविड-19 के कारण जो है उसकी प्रॉब्लम जो है और भी गंभीर हो गई, तो दोनों में डोमिनो इफेक्ट वहां पर देखा जा सकता है। इसके बाद देखिए यहां पर की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि एक स्टडी जो है वो पब्लिश की गई है, मतलब एक जर्नल जो है वो पब्लिश किया गया है और उसको जो है क्या बोला गया, जिसमें प्रकाशित हुआ है फ्रंटियर इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है ना। तो जो आपका ये स्टडी पब्लिश हुई है इन अ जर्नल कॉल्ड फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ, इसका नाम याद रख सकते हैं आप। इट वाज लेड बाय जो आपका अंगलिया रस्किन यूनिवर्सिटी, कहाँ की, यूके की। अब भैया बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और इसको जो है सपोर्ट करता है कौन, सपोर्टेड बाय द एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश टिनिटस एंड द अमेरिकन, जो आपका टिनिटस जो भी है आपका उसका जो एसोसिएशन है वो उसको क्या करता है, वहां पर हेल्प करता है इन सब चीजों को मतलब पब्लिश करने में, R&D वगैरह का काम है, ऐसा समझिए आप इसको। तो to understand the effect of corona, research was done on 3103 patient in 48 countries of US and UK। तो मतलब सैम्पलिंग तो इन्होंने जो है इनकी लार्ज है क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज को इनने यहाँ पर कवर किया है। अब इस जो गोल का मतलब गोल है जो इस रिसर्च का वो क्या होना चाहिए कि भैया समझना कि जो भी आपके कोरोना से जो भी लोग पीड़ित हैं, जो सफरर्स हैं, है ना, तो वो ऑलरेडी पहले से स्ट्रगल कर रहे हो, इस तरीके की नई समस्या अगर वहां पर आती तो उनकी समस्या तो और बढ़ जाएगी ना। तो उन्हीं सब चीजों को वहां पर क्या करना है, वहां पर उनको जानना है। तो वही लिखा गया है कि वेदर कोरोना सफरर्स हु आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद टिनिटस हैव एन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वॉइस रेजोनेंस प्रॉब्लम आफ्टर इन्फेक्शन। मतलब कहने का मतलब ये कि जब वो जो टिनिटस से जूझ रहे लोग हैं अगर वो यहां पर इंफेक्टेड हो जाते हैं आपके कोविड से, तो उससे जो उनके अंदर जो भी आपका क्या होता है संक्रमण वगैरह होता है, तो उनके कारण जो सुनने की उनकी क्षमता है, कान में जो आवाज गूंजने की समस्या, जिसको गूंजना रेजोनेंस का टोटल जो लिटरल आप हिंदी में अनुवाद देखेंगे तो उसको बोला जाता है अनुनाद। अनुनाद का मतलब रेजोनेंस, बार बार वो चीजें जो है वो हमको सुनाई देना। तो वैसी जो है आवाज गूंजने की जो समस्या बढ़ती या घटती है, इसको याद रख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद 46% ऑफ यूके के जो आपके रिस्पॉन्डेंट्स थे उन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल चेंज
changes negatively affected their tinnitus compared to 29% in North America। ये इतनी जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए डेटा नहीं है। इसके बाद रिसर्च रिवील्ड दैट सम कोरोना पेशेंट स्टार्टेड हैविंग वॉइस रेजोनेंस प्रॉब्लम आफ्टर इन्फेक्शन। तो भैया रेपिटेशन वही चीजें हैं। इसके बाद एट द सेम टाइम इट बिकेम मोर सीरियस फॉर दोज हु आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम। बताइए दोनों रेपिटेशन है ना, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका क्यों हो रहा है, तो मतलब इसके होने के कारण लोग जो है पहले से जो जूझ रहे हैं, तो भैया वो पहले से ही टिनिटस से परेशान थे, ऊपर से ये कोविड भी आ गया, तो उनके अंतर्गत जो है एक साइकोलॉजिकल फियर, ठीक है ना, और जो आपका हेल्थ को लेके तो प्रॉब्लम है ही है, बॉडी में प्रॉब्लम है ही है, और साइकोलॉजिकल जो है वो और भी ज्यादा उससे क्या होता है टेंस्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके बीच में तो है वहां पर टेंशन और बढ़ गई है, और वहां पर वो लोग डर रहे हैं इस समस्या से भी, है ना, कि देखिए पहले से भी हम परेशान थे और कोविड आ गया तो उसमें सोने पे सुहागा कर दिया यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल सी चीजें यहाँ पर टिनिटिस के बारे में हमको जानने की जरूरत है। तो ये होता क्या है, हम आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें फील ऐसा होता है बजिंग और एनी एडिशनल साउंड इन द ईयर बाय पेशेंट। तो कहने का मतलब अतिरिक्त आवाजें कान में सुनाई देती है, उसी को बोला जाता है, और ये आपका अफेक्ट करता है वन और बोथ ईयर्स, दोनों कान या एक कान को कर सकता है, और इसके कारण जो एबिलिटी होती है आपकी सुनने की वो डायरेक्टली जो है नेगेटिवली इंपैक्टेड होती है। मतलब कहने का ये द एबिलिटी टू हियर डायरेक्टली does not go away but it can definitely hamper the ability to pay attention and hearing। कहने का मतलब आदमी बहरा नहीं हो जाता उसमें, है ना, लेकिन जो है इस तरीके की जो ज्यादा साउंड अगर बार बार रेजोनेंस की तरह सुनाई देते रहेंगे वो जो है आपकी, तो वहां पर क्या होगा कि अटेंशन जो आप देते हैं, है ना, तो उसमें आपकी कमी आएगी, कंसंट्रेशन में कमी आएगी, चीज़ों में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, वो आप समझ पा रहे होंगे उस चीज़ को। देयर कैन बी मैनी रीजन फॉर टिनिटस, लेकिन सच एज ईयर इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन, ईयर क्लोजर ड्यू टू स्कम एक्यूमुलेशन, नॉर्मल सी चीज़ है, जो आपका मैनियर्स डिसीज है, ओल्ड एज, कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू नॉइस। सम रीजन फॉर अवॉइडिंग दिस आर क्विटिंग स्मोकिंग, लिसनिंग टू स्लो म्यूजिक, प्रोटेक्टिंग योर ईयर्स फ्रॉम एनी इंजरी। कहने का मतलब यह, इसके बचाव के कुछ कारण ये है कि भैया सिगरेट विगरेट पीते हो तो धूम्रपान छोड़ दे, है ना, और कहने का मतलब जो अगर बहुत तेजी से कान में हम लगा के म्यूजिक सुनते हैं तो वो भी एक कारण है। तो धीमे धीमे जो आपके स्लो सॉन्ग्स होते हैं साउंड कम करके सुने उसको, ठीक है ना, और किसी भी तरीके की चोट से बचाव वगैरह इसका बता रहे हैं कि ये आपके प्रावधान है जिससे इससे क्या मतलब बचाव वगैरह किया जा सकता है। नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा इसको, आगे की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है ये आपकी एडवाइजरी कमेटी है ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजट रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। कमेटीज वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे, एडहॉक कमेटी होती है, ये आपका जीएस पेपर 2 का पार्ट हो गया सीधा सीधा, ठीक है ना, जीएस पेपर 2 का पार्ट हो गया। कोर पार्ट है पॉलिटी का, उसमें आप पार्लियामेंट्री कमेटीज देखते हैं, डिपार्टमेंटल कमेटीज देखते हैं। तो ये कमेटीज करती क्या है, क्योंकि जो आपकी संसद होती है उसकी तो बैठक होती है ना भैया, 2-3 सेशन आपके हो गए, विंटर सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया, बजट सेशन हो गया, तो कहने के मतलब उसके अलावा तो सालों भर काम चलता है ना, तो वहां पर इतना टाइम नहीं होता है ना बात करने की, तो वहां पर माइक्रो एनालिसिस नहीं हो पाती, ऊपर से स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो उसकी जांच नहीं कर पाते, क्योंकि वैसी विशेषज्ञता जो है सारे जो हमारे संसद के सदस्य वो वहां पर होती नहीं है। तो भैया जो कमिटीज वगैरह मतलब जो लोगों को रखा जाता है वहां पर जो माइक्रो एनालिसिस उसकी R&D करके उसमें क्या लूप होल्स है, किस तरीके से उसको मतलब मोबिलाइज करेंगे, किस तरीके से जो उसमें खराब चीजें हैं उसको हम ठीक करेंगे, तो ये सालों भर जो काम करती हैं आपकी वो कमिटीज करती हैं, और डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करती हैं, है ना, क्योंकि जो जनता के पास भी जो मतलब राय जानने के लिए उनके लिए जो बिल वगैरह रखा जाता है वो भी सब काम ये करती हैं कमिटीज, है ना। तो आप कमिटीज वगैरह देख लेंगे, 2 तरीके की होती है, एक एडहॉक होती है, एक परमानेंट होती है ना। तो कहने का मतलब एडहॉक ही होती है कि कोई स्पेशल काम आया बीच में तो उसके हिसाब से बना दिए, जैसे जीएसटी आया तो जीएसटी का क्या इंपैक्ट होगा तो उसके लिए कमेटी, अब जैसे वो काम हो जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, भंग कर देंगे कमेटी को। एक परमानेंट होती है जो रेगुलर चलती रहती है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एस्टिमेट कमेटी हो गई, ये सब आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही क्वेश्चन आपको लिख के दिखाना है कि किस तरीके से जो आपकी कमेटीज होती हैं वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो आपकी गवर्नमेंट होती है उसको स्ट्रेंथन करती है, क्रिटिकली इवैल्यूएट। संसदीय समितियां जो है आपकी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को, है ना, किस तरीके से सशक्त करती है, समालोचनात्मक विश्लेषण करें। यही क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, मेंस के पर्सपेक्टिव से। और यहां पर वही बातें बताई जा रही है कि इन अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री फॉर इंडिया एट द यूएन, इंडियन डिप्लोमेट विदिशा
मैत्रा जो है आपके हैज बीन इलेक्टेड टू द यूएन एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस ऑन ऑक्सिलरी ऑर्गन ऑफ द जनरल असेंबली। अब समझिएगा, ये तो यूएन के बारे में, लेकिन हमारे लिए ये टॉपिक आया तो हम यहां पर, मैंने आपको क्यों बोला कि मैंने सारी जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के चीजें रखी, क्यों? क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये तो फैक्चुअल चीज है कि एक महत्वपूर्ण जीत जो है हमने जो है वो वहां पर हासिल कर ली है, क्योंकि जो भी आपकी भारतीय राजनीति जो विदिशा मैत्रा है उनको वहां की जनरल असेंबली में जो है प्रशासनिक और जो भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसमें जो एडवाइजरी कमेटी उसके लिए चुना गया है, ठीक है ना। तो यहां पर की फैक्ट्स बताए जा रहे हैं इसके बारे में। अच्छा, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट नेम है और ऐसे नेम जो है ना स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है। अब यहां पर की फैक्ट्स देखिए, मैं आपको कमेटी के बारे में बता देता हूं, है ना, और वो क्या फंक्शन करता है, 4-4, 5-5 पॉइंट है, उसके बाद हम आर्टिकल देख लेंगे और आप लोग जो रीडिंग वाला काम है वो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी कमेटी है, कौन सी एडवाइजरी, जो आपकी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस है, ये क्या है? यूएन की जो जनरल असेंबली है उसका एक ऑर्गन है, ठीक है, ठीक बात है। और ये 16 मेंबर्स की एक स्पेशलिस्ट कमेटी होती है, विशेषज्ञ कमेटी होती है, ठीक है ना, जो इस डोमेन में अपनी स्पेशलिटी को वहां पर देंगे, जिससे वहां पर जो भी आपकी पॉलिसी के अंतर्गत जो भी आपका मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं उसको, वो एनहांस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि इसमें जो आपके समिति में जो सदस्य आपके काम करते हैं, व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, और वो समिति में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि के रूप में नहीं होते, याद रखिएगा। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं करते वो जो भी कमेटी है उसमें वो जो है व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होकर काम करते हैं। और समिति के जो आपके सेशंस होते हैं वो एक साल में जो है आपके 3 बार जो है वहां पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिनकी टोटल टेन्योर बताते हैं 9 से 10 महीने की होती है, नॉर्मल से चीजें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो इसके मतलब चेयरपर्सन होंगे और जो वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, इनका चुनाव कौन करेगा? इस समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव तो जो भी आपकी एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं ना उनके द्वारा ही अपने बीच में से उनको जो है वहां पर चुना जाएगा। उसके अलावा यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके जो सदस्य को चुनाव होता है वो यूएन की जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। कहने का मतलब क्या कि आपका व्यापक क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो इनका मानना यह होता है कि भैया सारे जो आपके भौगोलिक क्षेत्र है वहां से रिप्रेजेंटेशन को क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जा सके। और इसमें जो मेंबर्स का कार्यकाल होता है 3 वर्ष होता है, कभी पूछा नहीं जाएगा, फिर भी देख जाइए क्योंकि न्यूज में। इसके बाद इसके फंक्शन की बात करें तो सीधी बात है, सबसे पहली चीज जो भी बजट वगैरह वहां पर बनेगा, ठीक है ना, तो उसको क्या करेगा, ये जांच करेगा। हमारे यहां कौन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कैक के बारे में सुना होगा, रिपोर्ट आती है ना, तो ये सब आप लोगों ने सुना। बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल आपकी क्या है, वो हमारे यहां क्या है, वो कमेटी है ना, जो आपकी क्या बोला जाता है उसको, जो भी समितियां वगैरह हमारे यहाँ आप लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बजट वगैरह है तो उसकी जांच करेगा, रिपोर्ट करेगा, तो कौन करेगा आपका? हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा जो आपके होते हैं, मतलब जो आपके मेन जो आपके महासचिव हैं उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो भी आपका बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसको रिव्यू करेगा, उसकी जांच करेगा, देन रिपोर्टिंग करेगी, यही कमेटी करती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो भी आपकी विशेष एजेंसियां, जैसे आप कैग की संदर्भ में समझ लीजिए आप कि जो हमारे यहाँ जैसे विशेष एजेंसियां, तो उनके खाते वगैरह की जो लेखा परीक्षक का काम है ना, तो वो कौन करता है भैया? वो यही करेगा। तो उनकी रिपोर्ट्स को स्वीकारेगा और उसके बाद उसको वहां पर रिप्रेजेंट करेगा जनरल असेंबली में। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी आपकी यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव और जो भी बजटरी जो भी मुद्दे हैं आपके, उससे संदर्भित अगर कोई मुद्दा है तो उसमें वो जनरल असेंबली को क्या कर सकते हैं? एडवाइस भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और विशेष एजेंसियों के जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव, 2 ही नाम जो यहां पर लिखे गए हैं, और जो भी बजटरी से रिलेटेड जो भी आपके वित्तीय व्यवस्था है उसके लिए जो भी आपके प्रोविजन है उनकी भी जांच वहां पर किया जा सकता है। बस इतना ही है इसमें, बाकी जो है बाकी चीजें यहां पर लिखी गई हैं, आप देख लीजिएगा। ये 5th कमेटी है जनरल असेंबली की, विच डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी इश्यूज, रिकमेंडेड मिस मैत्रा जो है आपकी, है ना, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ 3 years टर्म बिगिनिंग ऑन January 1st of मतलब 2021। तो देखिए 3 साल के लिए कार्यकाल है, तो उतने के लिए ही तो ये चुनी गई होंगी, तो इनका कार्यकाल वगैरह याद नहीं करना। उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये एशिया और जो आपका पैसिफिक जो आपका ग्रुप है स्टेट्स का, उसके अंतर्गत जो मतलब 2 नॉमिनीज है उसमें एक इनका भी नाम है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जनरल असेंबली में टोटल 193 मेंबर्स स्टेट है ना, उनको जो है अपॉइंट्स करते हैं वो मेंबर्स को,
ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यही कीवर्ड है जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो जो भी आपका लार्ज इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन को वहां पर सुनिश्चित किया गया है, पर्सनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस उसके आधार पे होता है, नॉर्मल सी चीज है, ये तीनों चीज आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि मतलब ये फर्स्ट सेक्रेटरी हैं इंडिया से जो आपके परमानेंट मिशन में है यूएन के अंतर्गत, तो इन्होंने रिसीव किया था 126 वोट्स इन द ग्रुप ऑफ एशिया पैसिफिक स्टेट्स, नॉर्मल सी चीजें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद ये बताया गया कि इनके अपोनेंट जो थे अली मोहम्मद फेक अल दबग ऑफ थे, है ना, कहाँ के थे, वो इराक के थे, उन्होंने 64 वोट्स प्राप्त किए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बारे में जो चीजें बताई जा रही हैं मैंने आपको सारी चीजें डिक्टेट कर दी हैं, एक बार जो है आप लोग इसको रीडिंग मार लीजिएगा, दैट्स इट, सारी चीजें मैंने आपको यहां पर कर दिया है, बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये है आपका डीमोनेटाइजेशन का ओवरऑल एनालिसिस, ठीक है ना, क्योंकि इसको काफी टाइम हो गया, आपको पता है कि 2016 को 8 नवंबर को ये आपका काम किया गया था, लेकिन आपको पता है कि उसमें जो सबसे बड़ा क्रिटिक है कि जितना पैसा था चैनलाइज करके हमारे यहाँ वापस से उतना ही पैसा जो है आ गया, तो जिस उद्देश्य से उसको लाया गया था कि भैया ब्लैक मनी जो है वो बाहर आ जाएगी, चैनलाइज हो जाएगी, तो पता चल जाएगा जो पैरेलल इकोनॉमी जो आपकी टेरर फंडिंग वगैरह हो रही है, तो जो उसके सोर्सेस क्या है, तो हम उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना, तो हमारे यहाँ जो काले धन की समस्या वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, चैनलाइज कर लिया गया। मैक्सिमम पैसा जो आप देखेंगे वो यही बचा कुचा नेपाल के कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह में देखने को मिला था, पोस्ट बॉक्स कंपनीज बहुत सारी थी, ये सब इश्यूज आप लोगों ने रेगुलर पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का कोर पार्ट है ये आपका। तो यहां पर लिखा गया है ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स, 4 साल हो गए, तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे संबोधन दिया जो उसमें बोला है कि डीमोनेटाइजेशन हैज हेल्प्ड रिड्यूस ब्लैक मनी, ये ऐसा उनका कहना है, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस, ठीक है ना, कर अनुपालन में जो है वहां पर बढ़ोतरी देखी गई है कि लोग जो है अच्छे से अब कर का अनुपालन कर पा रहे हैं, टैक्स वैक्स पे कर रहे हैं, तो इस तरीके की कोई ग्रोथ तो देखी नहीं जा रही। टैक्स टू जीडीपी रेशो अभी भी हमारे यहाँ बहुत कम है, ठीक है ना, कितना है टैक्स टू जीडीपी रेशो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप मुझे। तो एंड ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी इनटू फॉर्मल इकोनॉमी एंड प्रमोट क्या, ट्रांसपेरेंसी, तो सीधी सी चीज है, ये जो टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज की ना, ये आप जो है इसको नोट डाउन करके ऐसे शब्दों को हमको यूज करना है, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद यहां पर टैक्स कंप्लायंस की बात आ गई, ब्लैक मनी, अब यही 3 कीवर्ड है हमारे पास। तो यहां पर बैकग्राउंड बता रहे हैं कि 8 नवंबर 2016 को ये डिमोनेटाइजेशन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और वहां पर 1000 और 500 रुपए के जो नोट थे वो कंट्री में क्या किए गए, उनको चलन से बाहर कर दिया गया। कोई भी आपका जो इसको क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब क्या कि गवर्नमेंट आरबीआई जो है वहां पर क्या है उसका कि आपसे अगर कोई किसी तरीके का पैसा लेने के लिए मना कर दे तो आप क्लेम कर सकते हो, वो सीधा सीधा एक गुनाह है, क्योंकि लीगल जो है आपका अपराध के तौर पे लिया जाता है, लीगल टेंडर है, कोई भी जो है मना ही नहीं कर सकता वहां पर उस पैसे को लेने को। तो भैया जब लीगल टेंडर गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया कि ये जो है मार्केट के चलन से बाहर है, तो वो पैसा आपके किसी काम का नहीं रह गया, उसी को बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से 100 और 500 रुपए के नोट जो थे वो खत्म कर दिए गए और वहां से, और फिर नए नोट आ गए जो आप आज देख रहे हैं, डॉलर की तरह दिखते हैं, छोटे छोटे नोट है, ठीक है ना। तो वो 2500 इसके जो है जो भी नोट है नए, वो यहाँ पर क्या किए गए, वहां पर स्टार्ट किए गए करेंसी के रूप में, नॉर्मल सी चीज है। अब इसका उद्देश्य क्या था, 3 ही चीज है। पहली चीज टू एलिमिनेट ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी इतना बड़ा आपका टॉपिक है ना कि इससे आप सारी चीजें, टेररिज्म हो गया, चाहे आपकी ह्यूमन आपकी ट्रैफिकिंग हो गई, है ना, चाहे आपका मतलब चुनाव वगैरह में काले धन का यूज है, सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, मैं डोमेन दे रहा हूं आपको वहां पर सोचना है, ठीक है ना। टेरर फंडिंग, टेररिज्म, तो मतलब टेरर फंडिंग के अंदर तो वैसे भी इतने सारे डोमेन है, जितने आप क्राइम सोच सकते हैं, ड्रग्स से लेके ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हमारे यहाँ ये समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह की आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो पहला ये आपका हो गया मुद्दा। दूसरा क्या करना है कि जो भी आपकी कैशलेस इकोनॉमी, अब ये दोनों एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, क्योंकि क्या होता है जब सारी चीजें जब कैश में आपकी मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पर क्या है, टैक्स का क्या करते हैं ये लोग, चोरी करते हैं, कर की चोरी करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है, कर की चोरी को बचाना है, क्योंकि जब आप टैक्स ही नहीं दोगे, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होगा, तो गवर्नमेंट कैसे आपकी हेल्थ के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे स्पेंड करेगी, है ना। हम बोलते हैं ना कि बजट कम है हमारे यहाँ हेल्थ के लिए, तो वो सब चीजें आप यहाँ पर कनेक्ट करिएगा। तो भैया कैशलेस जो आपकी इकोनॉमी है उसको प्रमोट करना है, ठीक है ना, इसलिए किया जा
रहा था, क्योंकि उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद टू एलिमिनेट द सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट नोट्स, नॉर्मल सी चीज है, नकली नोटों के प्रचलन को खत्म करना था, ठीक है ना। तो अब डिमोनेटाइजेशन है क्या, मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी आपकी प्रचलित मुद्रा है उसको जो है अब लीगली जो है उसको मतलब वो क्या करना कि अब चलन से ये बाहर हो गया, उसको क्या बोलते हैं, उसके स्थान पर कोई नई जो है मुद्रा वहां पर लाई जाती है ना, ऑपरेशन में, तो उसी को बोला जाता है डिमोनेटाइजेशन। नॉर्मल सी चीज है, देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका इन अदर वर्ड्स डिमोनेटाइजेशन इज द एबॉलिशन ऑफ द स्टेटस ऑफ अ करेंसी बाय द सेंट्रल बैंक एज लीगल टेंडर मनी। तो वही तो चीज है जो मैंने आपको बता दिया कि अब जो है वो लीगल टेंडर रह ही नहीं गया, है ना। उसके लिए जो गवर्नमेंट ने आपको दावा किया था, लिखा था ना, लिखा रहता है ना उसमें कि मैं ये कर मतलब वहां पर आपके लिए लिखा रहता है ना, नोट पे पढ़िएगा आप, है ना। तो वो चीजें लिखी रहती कि वादा करते हैं भैया कि ये प्रॉमिस है कि ये जो है आपका इतने रुपए जो है आपकी इतनी वैल्यू है ना। तो ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे मिलता है। तो जब वो जो उसकी ऑथेंटिसिटी जो गवर्नमेंट दे रहे वही उसने खत्म कर दिया, तो उसके लीगल टेंडर का स्टेटस खत्म हो गया, तो वो चलन से बाहर हो गया, ये समझिएगा, है ना। इसके बाद जो ब्लैक मनी है आपका वो बताया जा रहा है यहाँ पर। तो ब्लैक money is actually an income that is attempted to be hidden from the tax authorities. Is that this type of cash is not accounted for in the banking system of the country nor is it tax। तो सीधी बात है ना, जब वो आपका इकोनॉमी के अंदर जो है वो आएगा ही नहीं, उसके जो है मतलब काउंटिंग में वो है ही नहीं है, तो उसी को तो बोला जाता है काला धन, काला धन उसी को बोला जाता है। तो भैया वो जो है उस तरीके की चीजों को काला धन बोला जाता है। नॉर्मल से चीज है, आप देख लीजिएगा, वहां पर टैक्स वैक्स नहीं देते, इसीलिए तो ब्लैक मनी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। द पॉजिटिव साइड ऑफ डिमोनेटाइजेशन बताया जा रहा है। तो डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ कि जो भी आपके ब्लैक मनी से संदर्भित चीजें थी वहां पर जो है कुछ सुधार देखा गया, ये पॉजिटिव पक्ष में हमको बताना है। उसके अलावा जो है यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपका कंप्लायंस है ना, टैक्स से संदर्भित, तो वहां पर क्या इंप्रूवमेंट देखा गया है। और डिजिटलाइजेशन जो आपका इकोनॉमी का वो भी यहां से किया जा रहा है, उसमें इसने जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट 3 सालों की बात कर रहे हैं सिंस डिमोनेटाइजेशन, एसेट्स वर्थ जो है आपका 3950 जो आपका करोड़ है वो क्या किया गया है, हैव बीन कन्फिस्केटेड, मतलब इतनी जो आपकी संपत्ति वो जब्त की गई है ना। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है आपकी 900 करोड़ रुपए की वॉज सीज्ड, मतलब उसको भी सीज किया गया है इन द फर्स्ट 4 months आफ्टर डिमोनेटाइजेशन वाज इंप्लीमेंटेड। उसके बाद ऑपरेशन क्लीन मनी हेल्प द इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म इनटू अ फॉर्मल इकोनॉमी, ठीक है ना। तो वही चीजें जो वहां पर प्रधानमंत्री जी ने संबोधन दिया, देखिए उसी को यहां पर जो है पॉइंट वाइज बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो 2016 में बता रहे हैं कि जो 6.32 लाख जो आपके फेक पीसेस थे उनको जो है सीज किया गया अक्रॉस द कंट्री। उसके अलावा आरबीआई का डेटा है कि नेक्स्ट 4 years में, ठीक है ना, मतलब 2020 में उन्होंने बोला था सो फार in the year 2020 a total of 18.8787 lakh counterfeit notes have been seized across the country। ये कुछ फैक्ट्स अपने पास हम रख सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब पूछा जाएगा, तब तो पूछा नहीं गया। बहुत सारे मतलब यूपीएससी ने जब थोड़ा पुराना हो जाता है ना तब उन चीजों को यूपीएससी पूछता है, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि इसके नकारात्मक पक्ष क्या है, तो मैं आपको बताऊं सबसे पहली चीज ये कि जितनी आपकी करेंसी थी वही बताया जा रहा है कि आरबीआई के डेटा के हिसाब से मोर देन 99% जो आपका मनी था वो वापस से जो है बैंकों में आ गया चैनलाइज होके, है ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, जिस उद्देश्य से आपने वो मतलब योजना लाई वो एक तरीके से विफल हो गई। दूसरी चीज, इसका बहुत ही बड़ा जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पड़ा था, ठीक है ना। बड़े लोग जाके लाइन नहीं लग रहे थे, ठीक है ना। आप लोगों को सारी चीजें प्रैक्टिकली देखी होगी आप लोगों ने। तो ये बोला गया कि जो टोटल पैसा आपका कितना था 15.41 लाख करोड़ के हमारे यहाँ इनवैलिडेटेड जो नोट्स थे, है ना, टोटल जो नोट्स थे आपके, तो 15.41 और उसमें से 15.31 जो आपके लाख करोड़ है वो वापस से बैंक में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि लगभग पूरा का पूरा पैसा जो है लोगों ने चैनलाइज कर दिया, जो कि ऐसा बोला जा रहा था बिना बताए ये सब घटना होती है, तो भैया कैसे इतने बड़े बड़े लोगों ने चैनलाइज कर लिया, है ना। ये पॉइंट सोचने वाला है हमारे लिए। वेयर एज द गवर्नमेंट हैड एक्सपेक्टेड दैट एटलीस्ट 3 to 4 लाख करोड़ रुपीज ऑफ ब्लैक मनी वुड गो आउट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो भैया इन्होंने सोचा था कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का जो आपका काला धन है, ब्लैक मनी है, वो कम से कम जो ऑपरेशन में है आपकी इकोनॉमी में, तो वो उससे बाहर हो जाएगा। तो जो आपकी पैरेलल इकोनॉमी रन होती है ना, उससे जो हमारे यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए या टेररिस्ट से रिलेटेड जो आपके जो भी एक्टिविटीज होती है उनको फंडिंग की जाती है। जो भी आप अपराध सोच सकते हैं सबकी फंडिंग का सोर्स यही होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि इतना पैसा सोच रहे थे कि वो चैनलाइज कर लेंगे, वापस जो है वो इकोनॉमी से बाहर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पहला पॉइंट। दूसरी चीज ये यहां पर लिखा गया है कि यहां पर बोला जा रहा है कि जो आपका फेक नोट्स हैं, जो आपके 10, 50,
200 और 500 के जो आपके मतलब नोट्स होते हैं उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि यहाँ पर 144.6% है, 28.7%, 151, 37.5, ये सब जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसकी प्रतिशत में वृद्धि हुई है, तो आप लोग एक बार इसको देख सकते हैं, पर याद मत करिएगा, ऐसे फैक्ट्स को हम कैरी नहीं कर सकते बहुत दिनों तक, तो ये हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधी सी चीज ये है। इन द पोस्ट डिमोनेटाइजेशन एरा, मतलब अब डिमोनेटाइजेशन के बाद बता रहे हैं कि अनदर मेजर गोल वॉज टू मेक इंडियाज इकोनॉमी अ कैशलेस इकोनॉमी। तो ये तो सीधा सीधा एक हर चीज़ में देख ही रहे हैं, भीम है ना, यूपीआई है, तो इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। ऊपर से अब कोविड आ गया तो नोट वगैरह में भी वायरस की समस्या, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है आपका वो ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाता है ना, वो एक नंबर का भी पैसा होता है एक तरीके से, मतलब आपकी काउंटिंग में भी रहेगा, है ना, तो उस तरीके से उस चीज़ को लीजिएगा। तो यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आरबीआई के 2016 से कि वाइल करेंसी नोट्स ऑफ ओनली ₹16.4 लाख करोड़ वर इन सर्कुलेशन। और मार्च 2020 की बात कर रहे हैं कि उनकी जो वैल्यू है इंक्रीज हो गई है 24.2 लाख करोड़। देयरफॉर देयर हैज बीन अ डायरेक्ट इंक्रीज इन करेंसी एक्सचेंज। नॉर्मल सी चीज है, ये फैक्ट देख जाइएगा आप लोग, ये पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे और इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो बिडेन बने हैं अभी, जो बिडेन जो आपके नए राष्ट्रपति बने हैं, है ना, अमेरिका के, उनके बारे में बताया जा रहा है। ये आपका आईआर का पार्ट है, ठीक है ना, पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको। और सीधी सी चीजें हैं कि जो आपका राष्ट्रपति कोई भी अगर यूएन का बनता है तो उसकी कैसी पॉलिसीज होंगी, उनका डायरेक्टली जो है प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा, पूरे विश्व पर पड़ता है। तो हमारे बहुत सारे प्रवासी वहां पर हैं, H1 वीजा वगैरह आप इशू हमेशा देखते हैं आप, है ना, यूएस के संदर्भ में, है ना, तो वो सब चीजें जो है आप दिमाग में लेके चलिएगा। तो यहाँ पर मतलब उनको राष्ट्रपति बना दिया गया, आप लोगों को पता है, और उनमें डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो हराया है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि 1970 से ही जो बिडेन जो है वो आपके सीनेटर है और स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है इंडो यूएस रिलेशन के बीच में। तो भैया ये सीधी बात है, जब न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद जब बैन वगैरह लगा था ना, तो उसको हटा के जो हमारे यहाँ 1, 2, 3 जो आपकी डील होती है इंडो यूएस के बीच में, न्यूक्लियर, बिना एनएसजी का मेंबर बने, बिना एनपीटी साइन किए हुए, तो सबसे पहले यूएस ही आता है हमारे पास, है ना। ये सब चीजें आप लोगों को पता होगा, तभी तो वो भी हमको नेचुरल अलाई की तरह देखता है और भारत भी उसको नेचुरल अलाई की तरह देखता है, क्योंकि दोनों जो है वो विश्व का प्रथम लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, है ना। इस तरीके के वर्ड्स को हमको वहां पर यूज करना है। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि ये अगर आएंगे तो भैया फायदेमंद होगा, सपोर्टर। दूसरी चीज, बिडेन हैज प्लेड अ की रोल इन स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द फॉरेन रिलेशन कमेटी ऑफ द यूएस सीनेट एंड लेटर एज वाइस प्रेसिडेंट। तो ठीक बात है, सपोर्टर है, तो इस तरीके की वहां पर क्या देखी जाती थी, उनका सपोर्ट देखा जाता था भारत की पॉलिसीज के संदर्भ में। उसके बाद यहां पर मतलब बताया गया है कि जो बिडेन ने एक लेटर लिखा था, ठीक है ना, जो प्रेसिडेंट थे आपके GW जो बुश थे आपके, टू unilaterally remove US sanction against India in 2001 due to the पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। तो जो हमारे यहाँ न्यूक्लियर आपका मतलब क्या लग गया था, हमारे यहाँ प्रतिबंध लग गया था जब हमने पोखरण टेस्ट किया, तो उसका उस तरीके के प्रतिबंध हटाने के लिए इन्होंने वहां पर क्या किया था, मैंने पहले ही बता दिया आपने कि वहां पर लेटर लिखा था, आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पर 2006 के इंटरव्यू में जो बिडेन ने बोला भी था कि माई ड्रीम इज टू हैव 2 क्लोजेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2020, ठीक है ना। तो बन गए भैया, अब देखते हैं कितना क्लोज आते हैं हम लोग। और तो पोटेंशियल चैलेंजेस जो हैं आपके, है ना, इन द डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस बिटवीन 2 कंट्रीज। तो पहली चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन था, आप देख रहे हैं कि उनकी जो पॉलिसीज होती थी वो कैसी थी, आपकी प्रोटेक्शनिज्म वाली। तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं वहां पर कामगार, उनको भी नौकरियों से निकाला जा रहा था। जो वीजा वगैरह का H1B वीजा वगैरह और जो भी वर्किंग वीजा होते, उनके जो भी उसको देने का प्रावधान था, उसको वो क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। तो लोगों को वहां पर रोजगार कम मिल पा रहा था, भारतीय जो प्रवासी थे, है ना, उनकी छटनी वगैरह हो रही थी। और इनकी जो पॉलिसीज होती है उसमें अमेरिका फर्स्ट तो इनका है ही, चाहे प्रेसिडेंट कोई भी हो, इनकी जो पॉलिसी में है ना, अमेरिकन फर्स्ट, वो पॉलिसी आप याद रखिएगा। लेकिन ये बोला जा रहा है कि उनसे जो है अच्छी पॉलिसी इनकी होगी, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी बोल रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे को लेके तो कभी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कभी वहां पर हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन जो बिडेन का यहां पर जो है परसेप्शन देखना जरूरी है ना, और उसके संदर्भ में जो है वहां पर चुनौतियों का संदर्भ देखा जा रहा है। नॉर्मल सी चीज है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बिडेन का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है विल प्रोबेबली नॉट हैव अ
कैसा ईस्टर्न व्यू ऑफ चाइना अनलाइक डोनाल्ड ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन विच कुड इंक्रीज द चैलेंज इन द साउथ चाइना सी इंक्लूडिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर एंड द इंडियन ओशन। अब देखिए जब से आए हैं तो वो आपके एक स्वर में जो है विरोध करते हैं, किसका अपोज करते हैं, किसका, चाइना का। तो वैसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को वो फॉलो करते हैं, पर ये बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा जो है ना उनसे जो है कैसे, मतलब उनसे अलग है। कहने का मतलब इनकी पॉलिसीज जो है थोड़ा उनसे सॉफ्ट है, ऐसा बोला जा रहा है। तो भैया उससे जो है जो इंडो चाइना जो आपका रिलेशन है, जो साउथ चाइना आपका सी है जहां पर चाइना जो है एग्रेसिवली जो है एक्सपेंशन कर रहा है ना, तो उससे संदर्भ में वहां पर चुनौतियां देखी जा सकती हैं कि क्या है। ये सब एजम्पशन है, अभी जब चलेंगे चीजें तब देखेंगे। अभी इलेक्शन हुआ है तो ये सब लोग अपनी राय रख रहे हैं। उसके बाद अनलाइक डोनाल्ड ट्रंप, जो बिडेन मे हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स अ बिल लाइक जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था इन इंडिया दैट कुड क्रिएट अ डेडलॉक। तो ये सारे मुद्दों में उनका विचारधारा अलग होगी अगर, है ना, उस तरीके की चीजें, तो सब जगह चुनौतियां देखी जा सकती है। अभी तो जब चीजें आगे चलेंगी तब हम लोगों के पास कुछ कंक्लूजन आएगा। ये सब एजम्पशन है अभी। और पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट इन रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज के बीच में बात की जा रही है। तो बिजनेस के टर्म्स में देखा जाए तो जो बिडेन में बी लेस ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब बाधक के रूप में काम नहीं करेंगे जैसे ट्रंप करते थे, ठीक है ना, देन द करेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद बताया जा रहा है कि ग्लोबल व्यू के हिसाब से देखें तो ट्रंप का जो था उसको बोला जा रहा था जीरो एक्यूमुलेशन गेम बोला जा रहा था। जैसे नॉन जीरो सम गेम सुनते होंगे आप लोग, है ना, जीरो सम गेम सुनते होंगे, तो इसमें यह था कि जीरो एक्यूमुलेशन गेम की मतलब दो प्लेयर हैं जैसे, तो जैसे अब ट्रंप जीते तो उनको फायदा होना चाहिए और दूसरे वाले को पूरा हानि होता था ट्रेड में। तो ऐसे ट्रेड की वो पॉलिसीज को फॉलो करते थे, इन विच वन कंट्री गेन एज मच एज अनदर कंट्री लॉसेस, मतलब लूजेस, मतलब उनको हानि होती। कहने का मतलब एक को फायदा होगा और जो है दूसरा जो व्यक्ति है, व्यापार में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक को फायदा ही फायदा हो रहा है दूसरे को लॉस ही हो रहा है, व्यापार ही नहीं है ना। तो ऐसी पॉलिसीज जो है वो आपके नेगेटिवली इंपैक्ट डालती हैं पूरे जिन देशों के साथ उनके आपके मतलब व्यापारिक संबंध वगैरह होंगे। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि द टू कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉरवर्ड ऑन इश्यूज लाइक सिक्योरिटी, एनर्जी और इकोनॉमी। वैसे भी जो है हमारा जो यूएस के साथ रिलेशन है, स्ट्रैटेजिक रिलेशन देखिए, इकोनॉमिक फ्रंट पे देखिए, है ना, तो सारी चीज़ों में जो है अभी तो आप लोग सारा देख ही रहे हैं। मिलिट्री के अंतर्गत जो अभी आप लोग सुन रहे होंगे ना सारी चीज़ें, लेमोया का जो कंटिन्यूएशन चला आ रहा है, कॉमकासा वगैरह, बैका वगैरह, आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी। तो और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो H1 वीज़ा के वगैरह के जो नॉर्म्स थे, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या किया, अब जॉय बिडेन ने उनको थोड़ा ईज किया है, तो वहाँ से जो भारतीय प्रवासी हैं उनको हेल्प हो जाएगी, नॉर्मल सी चीज है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि ही हैड सेड टू मेक प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू ग्रीन कार्ड होल्डर, तो जिनके पास ग्रीन कार्ड है वहां पर उनको जो है नागरिकता वगैरह भी दी जा सकती है। उसके अलावा मतलब जो बिडेन ने ये मतलब हैज गिवन एश्योरेंस, उन्होंने एश्योर किया है वहां पर टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम बहुत दिन से जो है वहां अपनी सदस्यता के लिए क्लेम कर रहे हैं, तो उस पॉलिसीज में भी कुछ जो है वहां पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जा सकता है। उसके अलावा डेटा लोकलाइजेशन जो है आपका दवा वगैरह को लेके जो है हमारे यहाँ आईपीआर का मुद्दा आप देखते हैं, है ना, और जो भी आपके मेडिसिन से रिलेटेड जो आपके क्या है जो इक्विपमेंट्स हैं, है ना, तो उसमें जो उनकी जो कीमतें वगैरह हैं उसमें निश्चित सीमा, है ना, कस्टम ड्यूटी और ये सब जो चीजें होती है, तो ऐसे मुद्दों को जो है ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेशन में सॉल्व किया जा सकता है जहां पर हमारे बीच में इश्यूज है। तो नॉर्मल सी चीजें आप देख जाइएगा इसको। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारा यहां पर पॉइंट लिखा गया है, फॉर इकोनॉमी लाइक इंडिया विच नीड्स अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप ऑयल टू ग्रो रैपिडली, नॉर्मलाइजेशन ऑफ यूएस ईरान रिलेशंस कैन बी क्वाइट हेल्पफुल। अब जैसे ईरान के साथ बहुत ही जो उनका स्टैंड था वो रिजिड था, तो कहने का मतलब इनकी पर्सनैलिटी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप, है ना। तो अगर ईरान के संदर्भ में अगर उनका व्यवहार रिलेशन यूएस का ठीक होता है तो उससे पूरे विश्व के संदर्भ में जो है थोड़ा सा चेंज आपको वर्ल्ड ऑर्डर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि एट द सेम टाइम इंडिया एंड द यूएस आर लाइकली टू हैव सिमिलर व्यूज ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि हम पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर हैं, है ना, आप ही जो है मतलब पूरे विश्व के नेता बने, आप ही बाहर हो गए कि हम अपने सिटीजन्स की लाइफस्टाइल से जो है वहां पर क्या नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो वहां पर इनकी पॉलिसी थोड़ा सा, इनका जो एटीट्यूड है वो दूसरे तरीके का है, तो वहां पर देखा जा सकता है कि जो भारत और का जो व्यू है उसी तरीके से यूएस के जो बिडेन है वो भी अपनी मतलब व्यू को रखते हैं, तो वहां पर कुछ जो है पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जा सकता है, ठीक है ना। एज जो बिडेन अनाउंस दैट द डे ही कम्स टू पावर ही विल कंसीडर वर्किंग अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। तो जो चीजें बोले हैं अब इंप्लीमेंट किस तरीके से होती है उन चीजों को हमको देखना है। नॉर्मल पॉइंट है, देख जाएगा, इंपॉर्टेंट चीजें। इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये आपका फॉरेन जो आपके क्रीचर्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो
ये आपका एनवायरमेंट का कोर पार्ट है आपका, ठीक है ना। तो पेपर 1 पेपर 3 दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉन एशियन जो आपके एग्जॉटिक एनिमल्स है रेस्क्यूड फ्रॉम केज स्मगल्ड, जो स्मगलिंग वगैरह किया जा रहा था, है ना। तो बताया जा रहा है कि स्मगलिंग वगैरह उसकी हो रही थी फ्रॉम म्यांमार, हैव फाउंड अ होम इन असम स्टेट जू कम बोटेनिकल गार्डन गुवाहाटी। तो ये इस नाम का या आप जो है वो मतलब याद रख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। इसके मतलब ये फैक्चुअल चीज़ है कि असम में जो आपका बोटानिकल गार्डन है, चिड़ियाघर है, वहाँ पर जो है उसका एक जो है वो घर मिला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर की पॉइंट्स जानने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ इलीगल ट्रेड से रिलेटेड क्या संदर्भ है। तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलीगल जो आपकी वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, एक तो साइट्स वगैरह आप लोग पढ़ते ही होंगे, ठीक है ना, जो आप लोग देखते होंगे। उसके अलावा बहुत सारे प्रावधान है। तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, द फॉरेन एनिमल्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड फॉर इलीगल ट्रेड आर सीज्ड अंडर सेक्शन 111 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, है ना। तो कस्टम एक्ट के अंतर्गत 111 नंबर की धारा है, धारा वारा नहीं रटना हमको, है ना, 1962 का है वो, विच इज इंटरनेशनल ट्रेड कन्वेंशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा। यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो हमारी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है भारत की, उससे संदर्भित है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम पढ़ेंगे, बिल्कुल फैक्चुअल चीजें, इसमें कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो सेक्शन 48 और 49 है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसके अंदर तो होगा ही नहीं, जो आपका 1972 वाला है ना। तो उसके अंतर्गत भी बैन किया गया है ना, ट्रेड के लिए और जो भी आपके कमर्शियल जो पर्पस के लिए जो वाइल्ड एनिमल्स और एनिमल से रिलेटेड आपके मतलब वहां पर जो भी आपकी अवैध जो भी आपकी गतिविधियां होती हैं जो इलीगल होती है, तो उनको बैन किया गया। नॉर्मल सी चीज़ है, वहां पर प्रतिबंध लगाने के लिए उनके व्यापार और वाणिज्य से संदर्भित जो नीतियां हैं उसके लिए काम करने के लिए जो आपकी क्या है प्रावधान है, वो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत है। अब कंसर्न बताया जा रहा है कि जो आपका वेस्ट बंगाल है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो आपका फेमस है क्रॉस बॉर्डर वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग के लिए। सीधी बात है, बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है, तो आसानी से वहां पर स्मगलिंग वगैरह की जा सकती है। वो आपका हॉटस्पॉट है ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी टू बांग्लादेश एंड म्यांमार बॉर्डर एंड थाईलैंड, है ना, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके इन्वॉल्व है वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को मतलब रोकने के लिए, जैसे आप इन वाइल्ड लाइफ क्राइम यूज द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर फॉर इलीगल सर्कुलेशन फॉर किसके लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए, एज वेल एज वेरियस अदर लीगल जो आपकी इलीगल अवैध जो आपकी गतिविधियां हैं, है ना, उसको भी यहाँ पे चैनलाइज किया जाता है, सच एज स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, कमर्शियल गुड्स एंड इवन द स्मगलिंग ऑफ गन्स। उसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह भी होती है, उस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन द वेक ऑफ कोविड-19 द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिसीज ड्यू टू ट्रैफिकिंग ऑफ सच फॉरेन स्पीसीज इन इमर्जिंग एज अ ग्लोबल इशू। सही बात है कि वहां पर तो तस्करी जो है वो जानवरों की हो रही है, तो भैया उससे जो है जूनोटिक जो रोगों के प्रसार की जो आशंका है वो भी बढ़ जाएगी। नॉर्मल सी चीज है, कोविड के कारण आप जो है एक इस चीज को इस एंगल को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो असम का जो आपका क्या है जू कम जो बोटेनिकल गार्डन है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये स्टैब्लिश किया गया 1957 में। ये लोकेटेड है आपका जो हैंग्राबरी जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट है ऑफ द कैपिटल गुवाहाटी, है ना, जो आपकी राजधानी है असम की। तो वो उसकी बात करें कि गुवाहाटी जो है उसके अंतर्गत आपका ये क्या है, आपका ये स्थित है हैंग्राबरी रिजर्व फॉरेस्ट में, ये आपका अवस्थित है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि दिस जू इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रीन लंग ऑफ द सिटी, जो आपकी गुवाहाटी है, तो मतलब ग्रीन लंग्स की तौर पे उसको जो है संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। उसको बोला जाता है कि ग्रीन लंग के रूप में वहां पर लोकप्रिय रूप से लोग उसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे आपके क्रीचर्स जो हैं आपके जीवों की उपस्थिति वहां पर होती है ना, देखी जाती है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और यहाँ पर जो बताया जा रहा है ब्लू मकाऊ के बारे में, है ना। तो ये आपका साइंटिफिक नेम है किसका है, एनोडोरिचुन्स, जो आपका हाई सिंथिनोस होता है ना, तो हाई सिंथिनोस बोला जाता है इसको। और आपका क्या है एनोडोरी जो आपका क्या है चुस बोला जा रहा है इसको, इसका नाम देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है। एनोडोरिनचुस जो आपका हाई सिंथिनुस है, ठीक है ना, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, पहली चीज तो इतना बड़ा नाम है और ऊपर से कभी नहीं पूछा गया हिस्ट्री में यूपीएससी के। उसके बाद इट इज अ पैरेट फाउंड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न जो आपका साउथ अमेरिका, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद बताया जा रहा है कि इसकी जो लेंथ है आपकी 1 मीटर है अलॉन्ग, ये सब हमको जानकारी नहीं रखना कितने मीटर का कितने सेंटीमीटर का है। इट इज मच लॉन्गर देन अदर स्पीसीज ऑफ पैरेट, इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लाइंग पैरेट स्पीसीज। ये याद रखना है कि लंबी दूरी तक जो आपका उड़ने वाला ये एक तोते की प्रजाति है। ड्यू टू देयर हैबिटेट लॉस, हर जगह यही समस्या है, हैबिटेट लॉस एंड बीइंग ट्रैप्ड इन द नेट विद अदर बर्ड्स फॉर द ट्रेड ऑफ पेट्स, देयर पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग रैपिडली। नॉर्मल सी चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पर जो कैपुचिन मंकी के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका साइंटिफिक नेम जो है सीबस है ना, सीबस बोला जाता है, और इसको जो है सपाजाऊ भी बोला जाता है। और ये मंकी जो है आपका जाना जाता है, मतलब
मतलब इज नोन टू बी अ कॉमन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन प्रीमेट के रूप में जाना जाता है ना। फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्रॉम निकारागुआ टू पैरागुआ, जो आपका पैराग्वे है और निकारागुआ है ना, तो उसके बीच में साउथ अमेरिका में बता रहे हैं कि वो लोकेशन वहां पाया जाता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। इसका जो नेम है आपका कैपुचिन मंकी है बिकॉज ऑफ द हेयर कैप ऑन हिज हेड, है ना, तो जो हेयर कैप उसके हेड में है उसके कारण जो है इसका ऐसा नाम रखा गया। विच बिलोंग्स टू द केप्ड कॉस्ट्यूम ऑफ कैपुचिन, जो आपके मॉन्क्स होते हैं ना, तो जो कैपुचिन आपके भिक्षु होते हैं तो उनका जो टोपी लगाए हुए जैसा उनका मतलब ड्रेसिंग सेंस आप समझ लीजिए, है ना, जैसा परिधान होता है तो उससे मिलता जुलता है, इसलिए इनका नाम जो है ऐसा रखा गया। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो हमारा एमसीक्यू है वहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं डोबरा जो आपका चांदी ब्रिज है उसके बारे में, चांटी पुल जिसको बोला जा रहा है उसके बारे में बताना कौन सा आपका जो है ट्रू है यहाँ पर स्टेटमेंट। पहली चीज ये कि लॉन्ग अवेटेड जो आपका डोबरा चांदी जो आपका ब्रिज है ओवर किसके ऊपर है, टेहरी लेक के ऊपर, जो आपका टिहरी लेक है ना, गंगा के संदर्भ में सुनते होंगे, भागीरथी के संदर्भ में, तो जो आपका टिहरी लेक है ना, इन टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय जो आपके चीफ मिनिस्टर है ना उत्तराखंड के, उनके द्वारा 8 नवंबर 2020 को, है ना, तो बिल्कुल ठीक है जो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि आपका लॉन्गेस्ट सिंगल लेन आपका मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है कंट्री का ये, और इसकी लेंथ जो है 725 मीटर से इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अभी से इंपॉर्टेंट चीज करके प्रीलिम्स के मतलब ओरिएंटेशन से जो है इसको कॉर्नर कर लीजिए, आ सकता है ये क्वेश्चन। इट विल कट ट्रैवल टाइम बिटवीन टेहरी एंड प्रताप नगर बाय 1.5 to 5 आवर्स। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके इंफॉर्मेटिव है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नालसा के बारे में है ना, जो आप लोग पढ़ते होंगे लीगल, जो आपका नेशनल लीगल सर्विस डे जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना ये है कि कौन सा ट्रू है आपका। तो पहला ये कि 1987 में जो है आपको इनैक्ट किया गया था ये पार्लियामेंट के द्वारा, है ना, 9 दिसंबर जो आपका 9 नवंबर है, सॉरी 9 नवंबर है आपका 1995 से फिर इसको बोल रहे हैं कि वहां पर लागू किया गया, है ना, पहले इनैक्ट किया गया, एक्ट लाया गया था आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा जो आपका मतलब प्राधिकरण, फिर उसकी जो वहां पर स्थापना वगैरह होगी, तो ये बिल्कुल ठीक बोला जा रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद जो दूसरा आपका यहां पर लिखा गया है स्टेटमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो सीधी बात है डीपीएसपी को यहां पर क्या किया गया था आपका इंप्लीमेंट किया गया होगा, आर्टिकल 38, 39A, इसके अंतर्गत आप लोग देखते होंगे चीजें, रोज ये डिस्कशन में आता है। तो इज टू स्प्रेड लीगल अवेयरनेस अमंग द पीपल एज वेल एज प्रोवाइड फ्री लीगल एड एंड एडवाइस टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन जो है आपके सोसाइटी के, सो दैट जस्टिस कैन बी एंश्योर्ड फॉर ऑल। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। तीसरा ये कि हर साल जो है 8 नवंबर को इसको क्या किया जाता है, मतलब मनाया जाता है, किस रूप में, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में। अब एक बात बताइए, 9 नवंबर को इसको जो है लागू किया गया अगर, तो फिर 8 नवंबर को क्यों मनाएंगे, तो तीसरा जो है आपका स्टेटमेंट वो गलत है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ओनली 1 and 2, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये जो आपका क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है आपका, जो आपका ईएसआईसी से जो अटल जो बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है उससे संदर्भित ये आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा आपका सही है। तो पहला ये कि जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है इसको स्टार्ट किया गया 2018 में, क्यों किया गया होगा, प्रोवाइड करने के लिए क्या, अ पार्ट ऑफ डेली वेजेस फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 90 days एज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज एम्प्लॉयज हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। ठीक है ना, तो जिनकी जॉब चली गई थी उनके लिए ये प्रावधान किया गया था कि उनको किसी तरीके से जो है यहां से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सके। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो ये वेलफेयर स्कीम है, लॉन्च किसने किया गया होगा, तो लेबर और एम्प्लॉयमेंट की जो आपकी मिनिस्ट्री है ना, और उसको जो इंप्लीमेंटेशन की जो आपकी मतलब एजेंसी कौन करेगी, तो ईएसआई करती, जो एम्प्लॉयज जो आपका स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस दैट देयर विल बी अ नो एफिडेविट रिक्वायर्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, तो उसके लिए अब एफिडेविट वगैरह की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो उसको अवेल कर सकते हैं वहां से फैसिलिटीज। तो तीनों के तीनों आपके स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, और आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, और आंसर राइटिंग डेली करिए, मैं डेली एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, और कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।